मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने घूमने वाली कुर्सी पर जो औरत खिड़की की तरफ रुख किए खड़ी थी, जैसे ही वो मुड़ी, मेरे गले में शब्द जैसे कांटे बनकर फंस गए। ये कैसे मुमकिन है? वो तो एक टांग से लाचार थी, वो तो बैसाखियों के सहारे चलती थी और मेरे दरवाजे पर रोज रोटी मांगने आती थी। लेकिन यहाँ इस आलीशान ऑफिस में, ये महंगे कपड़े पहने हुए, वो अपने पैरों पर बिल्कुल सीधी और कॉन्फिडेंट अंदाज में खड़ी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कार्तिक हैरत से कभी मुझे और कभी अपनी बॉस को देख रहा था। वो मेरी हालत समझ नहीं पा रहा था। वो मुस्कुराई, एक ऐसी गहरी और शांत मुस्कुराहट जिसने मेरे वजूद में ठंडी लहर दौड़ा दी। क्या हुआ साक्षी जी? पहचाना नहीं मुझे? उसकी आवाज वही थी, लेकिन लहजा रौबदार था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सब क्या था? क्या कोई भयानक मजाक था या फिर हकीकत? मेरा नाम साक्षी है। अगर मैं अपनी जिंदगी के उस मोड़ को देखूं जहां मैं आज खड़ी हूं, तो यकीन नहीं आता कि वक्त कैसे करवट बदलता है। मैं एक हद से ज्यादा गरीब घराने से रिश्ता रखती हूँ। हम सिर्फ दो बहनें थीं। हमारा कोई भाई नहीं था जो बुढ़ापे में पापा का सहारा बन सके। पापा एक पुरानी फैक्ट्री में मुंशी थे और उनकी कुल जमा पूंजी सिर्फ हम दो बहनें और हमारी इज्जत ही थी। घर का माहौल हमेशा सादगी वाला रहा। मुझे याद है कि एक रात मैंने पापा को मम्मी से बड़ी ही फिक्रमंदी से बातें करते हुए सुना था। मधु, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरी सेहत अब जवाब दे रही है। मैं चाहता हूँ कि साक्षी के लिए अपना फर्ज अदा कर दूं। पापा की आवाज में थकावट थी। मम्मी ने धीरे से पूछा, लेकिन अभी तो कोई रिश्ता नजर में भी नहीं है ना? और हमारी बेटी अभी छोटी ही है। पापा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, कार्तिक है, वो मेरे दोस्त का बेटा है। हाँ, वो अनाथ भी है। मैंने ही उसे पाला है, पढ़ाया लिखाया है। बेशक उसके पास दौलत नहीं है, लेकिन वो शरीफ है। वो मेरी बेटी को कभी कोई दुख नहीं देगा। कार्तिक मेरे पापा के पुराने दोस्त का बेटा था और उसके पिता के जाने के बाद मेरे पापा ने ही कार्तिक को बेटे की तरह पाला था। कार्तिक के माँ बाप बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। वह काफी शरीफ और मेहनती इंसान था। पापा का फैसला पत्थर की लकीर था और फिर मेरी शादी बड़ी ही सादगी से कार्तिक के साथ हो गई। शादी के कुछ समय बाद ही पापा और फिर मम्मी दोनों इस दुनिया को अलविदा कह गए। बहन की शादी भी दूसरे शहर में हो चुकी थी। इस भरे पूरे गांव के घर में मैं और कार्तिक बिल्कुल अकेले रह गए थे। वो दौर मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन कार्तिक ने मेरा बहुत साथ दिया। एक शाम वो मेरे पास आए और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, साक्षी, तुम खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारे माँ बाप मेरे भी सब कुछ थे। अब हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर कार्तिक को शहर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन कंपनी की तरफ से रहने को एक छोटा सा फ्लैट मिल रहा था। साक्षी, हमें गांव छोड़ना पड़ेगा, कार्तिक ने सामान बांधते हुए कहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, जहां आप हैं वहां मैं हूं। मुझे बस आपका साथ चाहिए। हम शहर के लिए रवाना हो गए। वो फ्लैट छोटा था, लेकिन हमारा अपना आशियाना था। भगवान का शुक्र था कि 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल रही थी। वक्त गुजरता गया और भगवान ने हमें 2 प्यारे बच्चे दिए। हम खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। मुश्किलें बहुत बड़ी नहीं थीं, लेकिन सुकून बहुत था। कार्तिक अपनी सैलरी लाकर मेरे हाथ पर रखते और कहते, ये लो साक्षी, पूरे महीने का खर्च इसी में चलाना है। मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो, इतने में ही सब संभाल लोगी। मैं मुस्कुराकर कहती, भगवान ही सब ठीक करता है, आप फिक्र मत करें। कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर महंगाई और बच्चों के बढ़ते खर्चों ने हमें धीरे धीरे जकड़ने पर मजबूर कर दिया। बच्चे स्कूल जाने लगे तो मैं दिन भर घर में अकेली रहती थी। मुझे महसूस होने लगा कि कार्तिक पर बोझ बढ़ रहा है। एक रात खाने के बाद मैंने कहा, सुनिए, मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ कर लूं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, किसी छोटे प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर लूंगी, आपका हाथ भी बटा दूंगी। कार्तिक ने चाय का कप रखा और गंभीर होकर बोला, नहीं साक्षी, मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं हूं ना, अभी मैं जिंदा हूं। तुम बस घर और बच्चों का ख्याल रखो। तुम्हारे पढ़े लिखे होने का फायदा यही है कि तुम बच्चों की परवरिश अच्छे से कर रही हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन किस्मत हमारे लिए कुछ और ही लिख रही थी।
मुझे पता नहीं था कि हमारे फ्लैट के बाहर होने वाली एक मामूली सी मुलाकात मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगली सुबह रोज के मुताबिक ही मैं बहुत व्यस्त थी। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, बच्चों को तैयार किया और उन्हें स्कूल बस तक छोड़कर आई। कार्तिक भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल रहे थे। दरवाजे पर जूते पहनते हुए उन्होंने मुड़कर कहा, साक्षी, आज वापसी पर शायद मुझे थोड़ी देर हो जाए। महीने का आखिरी हफ्ता है तो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए तुम परेशान मत होना। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कोई बात नहीं है, आप सुकून से अपना काम निपटा कर आइएगा, बाय। कार्तिक के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। मैंने किचन समेटा और फिर ख्याल आया कि घर का राशन भी खत्म होने वाला है। मैंने खुद से ही कहा कि अभी तो सुबह का वक्त है, बच्चे भी स्कूल में हैं और कार्तिक भी ऑफिस जा चुके हैं। अभी मैं फ्री ही हूँ, क्यों ना जाकर घर की जरूरत का सारा सामान और सब्जियां ले आऊं। मैंने तुरंत कपड़े चेंज किए, दुपट्टा ओढ़ा, पर्स उठाया और फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मेरी नजर सामने सीढ़ियों के पास बैठी एक औरत पर पड़ी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल दहल गया। वो मैले कुचैले कपड़ों में बैठी हुई थी और सिर झुकाए लगातार रो रही थी। उसके पास एक बैसाखी पड़ी थी और वो अपनी एक टांग से लाचार लग रही थी। मेरी आहट पाकर उसने सिर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बेटी, भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। उसकी आवाज में बहुत भारी दर्द था। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, गले से पानी का एक घूंट तक नहीं उतरा है। मैं वहीं पलक झपकते रुक गई। उसकी बेबसी देखकर मुझसे आगे बढ़ा ही नहीं गया। मैं उसके पास गई और नरमी से पूछा, बहन, आप यहाँ कैसे? आपके साथ कोई नहीं है? वो रोते हुए बोली, नहीं बेटी, कोई भी नहीं है। मैं लंगड़ी हूं ना, चल नहीं सकती। भगवान का कोई भी बंदा खाना दे देता है तो मैं पेट भर खा लेती हूँ, वरना मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ता है। उस वक्त मेरे पास खाने पीने की कोई चीज मौजूद नहीं थी और नाश्ते में जो बना था वो भी खत्म हो चुका था। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं उसे पैसे देकर टाल दूं या फिर, लेकिन मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि एक भूखी औरत को सिर्फ सिक्के पकड़ा दूं। मैंने उससे कहा, बहन, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। मैं तेजी से वापस फ्लैट के अंदर दाखिल हुई, जल्दी से आटा निकाला और चूल्हे पर तवा चढ़ा दिया। मेरे मन में बस उस औरत का भूखा चेहरा घूम रहा था। मैंने जल्दी जल्दी 2 गरम गरम रोटियां बनाई, रात की बची सब्जी गरम की और प्लेट में परोसकर बाहर भागी। वो औरत अभी भी वहीं बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने प्लेट और पानी का गिलास उसके आगे रखा। ये लीजिए बहन जी, गरम गरम रोटियां हैं, आप पेट भरकर खा लीजिए। उसने कांपते हाथों से निवाला तोड़ा और आसमान की तरफ देखकर बोली, भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। बेटी, भगवान तुम्हें बहुत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम सदा सुहागन रहोगी, तुम्हारे बच्चों को लंबी उम्र मिलेगी, तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे सर पर छाया की तरह रहेगा। उसके मुंह से निकली उन दुआओं ने जैसे मेरे दिल में ठंडक डाल दी। कार्तिक और बच्चों के लिए प्रार्थना सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। उसे खाना खाते हुए मैं यूं ही खड़ी रही, देखती रही। जब उसने खाना खा लिया तो मैं बर्तन उठाकर बोली, अब मैं चलती हूँ, मुझे बाजार जाना है। उसने कहा, जाओ बेटी, भगवान तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे। मैं हल्के फुल्के दिल के साथ मार्केट चली गई। खरीदारी के दौरान भी मेरे कानों में उस भिखारिन की दुआएं गूंजती रहीं। गांव में अक्सर अम्मा कहा करती थी, साक्षी, भिखारी की प्रार्थना में बहुत असर होता है, कभी दरवाजे पर आए तो खाली हाथ मत लौटाना। आज मुझे अम्मा की बात की सच्चाई का एहसास हो रहा था। जब मैं सौदा लेकर वापस फ्लैट पर पहुंची तो वो भिखारिन वहां नहीं थी। शायद वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने आई थी। उसने खाना खाया और चली गई। मैंने भगवान को धन्यवाद कहा कि उन्होंने मुझे किसी की भूख मिटाने का जरिया बनाया। मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन दिल में एक अनजाना सा सुकून था, जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। मुझे क्या मालूम था कि ये वाकया सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस सिलसिले की शुरुआत थी जो मेरी जिंदगी को हिलाकर रख देने वाला था। अगली सुबह जब मैं अपने काम से फ्री हुई तो मेरे मन में कल वाला वाकया ताजा हो गया। कार्तिक और बच्चे जा चुके थे और मैं घर की सफाई में व्यस्त थी। कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया कि आज कूड़े वाला अभी तक कूड़ा लेने आया ही नहीं है।
कहीं वो आकर चला तो नहीं गया। मैंने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ी। देखूं तो सही, शायद वो गली में ही हो। मैं बड़बड़ाते हुए कुंडी खोलकर बाहर गई और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का नजारा देखकर मैं हैरान रह गई। वहां कूड़े वाला नहीं था, लेकिन वही कल वाली भिखारिन मेरी दहलीज के पास सीढ़ियों पर बैठी थी। इस बार उसकी हालत कल से भी ज्यादा खराब लग रही थी। वो घुटनों में सिर देकर लगातार रो रही थी। उसकी बैसाखी पास ही जमीन पर पड़ी हुई थी। मैं घबराकर तुरंत आगे बढ़ी। बहन, आप ठीक तो है ना? इतना क्यों रो रही हैं? उसने मेरी बात सुनकर सिर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा था। बेटी, मैं क्या करूं? मेरी ममता ही मुझे इस तरह खींच लाती है। वो हिचकियों के बीच बोली, कल तुमने जो खाना दिया था वो तो मेरे बच्चों ने खा लिया था, लेकिन आज फिर भूख उनकी जान ले रही है। और सिर्फ भूख ही नहीं, ये सर्दी भी उन्हें बीमार कर रही है। मैं सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। वो अपनी फटी पुरानी चादर को ठीक करते हुए बोली, हाँ बेटी, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। मेरे बच्चों के पास तन ढकने को पूरे कपड़े तक नहीं हैं। वे रात भर ठिठुरते रहते हैं। कोई भी एक जोड़ी पुराने कपड़े हों तो दे दो, ताकि उनका शरीर ढक सके। उनकी हालत देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। उसके लहजे में ऐसी सच्चाई और दर्द था कि मेरा दिल पसीज गया। मुझे अपने बच्चों का ख्याल आया, जो गर्म बिस्तरों और नरम कपड़ों में सोते हैं। मैंने प्यार से पूछा, बहन, मुझे बताइए कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं, ताकि मैं हिसाब से देख सकूं। उसने अपने आंसू पोंछे और उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। बेटी, मेरा बड़ा बेटा 8 साल का है और छोटा बेटा 4 साल का है। बस यही 2 सहारे हैं मेरे इस दुनिया में। ये सुनकर मैं चौंक गई। ये तो बिल्कुल मेरे बच्चों की उम्र थी। मेरा बड़ा बेटा भी 8 साल का था और छोटा बेटा भी 4 साल का। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कुदरत का कोई इशारा, मैं ये समझ नहीं पाई। लेकिन मेरे दिल में हमदर्दी का जज्बा और ज्यादा गहरा हो गया। आप बस यहीं पर रुकिए बहन, कहीं मत जाइएगा, मैंने उससे कहा और फिर तेजी से अंदर की तरफ भागी। मैं सीधा अपने बच्चों के कमरे में गई और अलमारी खोली। मैंने अपने बच्चों के वे कपड़े निकाले जो अब उन्हें छोटे हो रहे थे, लेकिन उनकी हालत बिल्कुल नई और साफ सुथरी थी। मैंने 2 जोड़ी कपड़े, साथ में उनके पुराने लेकिन अच्छे स्वेटर और मोजे भी निकाल लिए। बाहर इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तो बिना स्वेटर के वे मासूम बच्चे कैसे रहते होंगे? मैंने खुद से बातें करती जा रही थी। फिर मैं किचन में आ गई। कल की तरह जल्दी से मैंने खाना गर्म किया और सब कुछ लेकर दरवाजे पर आई। वो वहीं बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे सामान के साथ देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। मैंने कपड़े और खाना उसके हवाले किया। ये लीजिए बहन, ये खाना अपने बच्चों को खिला दीजिएगा और ये कपड़े उन्हें पहनाइएगा। इसमें गर्म स्वेटर और मोजे भी हैं, अब उन्हें सर्दी नहीं लगेगी। उसने सामान को ऐसे पकड़ा जैसे मैंने उसे दुनिया की कोई भारी दौलत दे दी हो। वो कपड़ों को प्यार से चूमने लगी। बेटी, सदा सुहागन रहो। भगवान तुम्हारे बच्चों को हर बुरी नजर से बचाए। तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। वो मुझे लगातार आशीर्वाद दे रही थी। मेरे बच्चे आज गर्म कपड़े पहनेंगे तो तुम्हें बहुत दुआएं देंगे। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं मुस्कुराकर बोली, बहन, एहसान कैसा? ये सब तो भगवान का दिया हुआ है। ये उसी का ही रास्ता है। आप बस अपने बच्चों का ख्याल रखिए और कोई भी जरूरत हो तो बता दीजिएगा। वो अपनी बैसाखियों के सहारे बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई। बस बेटी, भगवान तुम्हें सब कुछ दे। मैं चलती हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। वो लंगड़ाती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। मैं दरवाजे पर खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही। उसकी वो लाचारी, बैसाखी की टिक टिक और उसकी दी हुई दुआएं मेरे दिल में उतर गई थीं। न जाने क्यों मुझे उस औरत पर इतना तरस आता था कि मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकती थी। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे बच्चों के पुराने कपड़े और ये मामूली सा खाना मेरी जिंदगी में क्या तूफान या क्या बदलाव लाने वाला है। मैंने सुकून की सांस ली और दरवाजा बंद कर दिया। 2 दिन और गुजर चुके थे। महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा था और घर के हालात थोड़ा तंग हो रहे थे। कार्तिक की सैलरी आने में अभी कुछ दिन बाकी थे और मेरे पास घर का खर्च चलाने के लिए बस गिनती के कुछ ही पैसे बचे हुए थे। मैं किचन में बैठी बैठी हिसाब किताब लगा रही थी कि उन पैसों में दूध वाले का बिल दूं या फिर सब्जी लानी है कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई।
इस वक्त कौन हो सकता है, मैंने सोचा और पैसे अपनी मुट्ठी में दबाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। कुंडी खोली तो सामने वही भिखारिन खड़ी थी, लेकिन आज उसका अंदाज पहले से बिल्कुल अलग था। वो बुरी तरह हाँफ रही थी और उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। बेटी, गजब हो गया है, वो रोते हुए बोली। मेरा छोटा बच्चा बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे निमोनिया हो गया है। ये सुनते ही मैं घबरा गई। निमोनिया? आप उसे सरकारी अस्पताल लेकर गई थी ना? गई थी बेटी, लेकिन वहां बहुत भीड़ थी। डॉक्टर ने एक पर्ची लिखकर दी है और कहा है कि ये इंजेक्शन बाहर से लाकर लगवाओ, तभी बच्चे की जान बचेगी। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। अगर इंजेक्शन नहीं लगा तो मेरा बच्चा मर जाएगा। उसने मुड़ी हुई पर्ची मेरे सामने कर दी। मैंने उसके हाथ में वो कागज देखा और फिर उसका बेचैन चेहरा। कितने पैसे चाहिए बहन? मैंने पूछा। वो हिचकी लेते हुए बोली, मेडिकल स्टोर वाले ने 500 रुपए मांगे हैं। मेरे पास तो मांग कर जमा किए हुए सिर्फ 50 रुपए ही हैं। मेरे दिल में जैसे एक जोरदार झटका लगा। 500 रुपए? ये वही रकम थी जो इस वक्त मेरी मुट्ठी में दबी हुई थी। अगर मैं ये पैसे उसे दे देती तो मेरे पास घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। दूध वाला उधार नहीं करता था और सब्जी के बिना खाना कैसे बनता? क्या खाया जाता? एक लम्हे के लिए मैं खामोश हो गई। मेरे दिमाग में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ मेरा अपना घर और ज़रूरतें थीं और दूसरी तरफ एक माँ की तड़प। भिखारिन शायद मेरी खामोशी समझ गई। वो मायूसी से बोली, लगता है तुम्हारे पास भी नहीं है बेटी। कोई बात नहीं, मैं किसी और दरवाजे पर जा लेती हूँ। शायद मेरा बच्चा तब तक जिंदा रह जाए। ये कहकर वो मुड़ने लगी। उसके लहजे की मायूसी ने मेरे ज़मीर को झकझोर दिया। रुकिए बहन, मैंने पुकारा। वो रुकी और मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी मुट्ठी खोली और वो 500 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो पैसे, जाओ जल्दी से जाकर अपने बच्चे का इलाज करवाओ। उसने नोट देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। बेटी, ये तो 500 रुपए का नोट है। तुम ये पूरा मुझे दे रही हो? तुम्हारे घर का गुजारा फिर कैसे होगा? लगता है तुम्हारे पास भी बस यही पैसे थे। उसका सवाल इतना सटीक था कि मैं चौंक गई। एक भिखारिन को मेरे घर के हालात की इतनी फिक्र क्यों थी? मैंने मुस्कुराकर कहा, बहन, गुजर कैसे होगा ये तो अब सब भगवान के ऊपर ही निर्भर है। अगर आपका बच्चा इस पर्चे से ठीक हो गया तो समझ लीजिए कि मेरा सौदा खरा उतर गया है। आप बस अब देर न करिए, जल्दी जाइए। उसने कांपते हाथों से नोट पकड़ा। इस बार उसने कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं दी, बस मेरी आंखों में झांक कर गहरी नजर डाली और धीमी आवाज में बोली, भगवान तुम्हारे दिल की उम्मीदों को कायम रखे। तुम जैसी औरतें कम ही होती हैं जो अपनी जरूरत को मारकर दूसरे का दुख खरीद लेती हैं। ये कहकर वो तेजी से सीढ़ियां उतर गई। शाम को जब कार्तिक घर आए तो वो बहुत ही थके हुए लग रहे थे। खाने की टेबल पर दाल और चटनी देखकर उन्होंने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। आज तो पनीर बनाने का प्लान था ना? सब कुछ ठीक है ना साक्षी? आज खाने में सिर्फ दाल? उन्होंने प्यार से पूछा। मैंने पानी का गिलास उनके आगे रखते हुए कहा कि दरअसल पनीर के लिए जो पैसे रखे थे वो खर्च हो गए हैं। खर्च हो गए हैं? लेकिन कहाँ? वो हैरान हुए। मैं फिर उन्हें सुबह वाला सारा वाकया सुना दिया। वो खामोशी से सुनते रहे। निवाला हाथ में ही रुक गया। जब मैं खामोश हुई तो उन्होंने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुरा दिए। तुमने ठीक किया साक्षी, पैसे तो फिर से आ जाएंगे, लेकिन अगर उस गरीब का बच्चा मर जाता तो हम खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाते। मुझे गर्व है तुम पर। हम दाल से भी पेट भर लेंगे। भगवान हमें और तरक्की देगा। उनकी बात सुनकर मेरा सारा दिन का बोझ उतर गया। मुझे लगा कि हमारी ये छोटी सी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि ये वाकया सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे पति के सब्र और उनके ईमान का भी इम्तिहान ले रहा था। और ये इम्तिहान अब अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी मोड़ पर दाखिल होने वाला था। उसके बाद तो जैसे ये मेरा रोज का रूटीन बन गया था। वो भिखारिन अब रोज ही मेरे फ्लैट के दरवाजे के सामने आकर बैठ जाती थी। कभी मैं उसे रोटी देती, कभी चाय का कप और कभी बस यूं ही उसके पास बैठकर 2 बातें कर लेती। वो एक टांग से लाचार थी। बैसाखी हमेशा उसके बगल में ही रखी होती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दर्द की लकीर होती थी जो मुझसे देखी नहीं जाती थी। कई दिन गुजर गए। एक दिन जब मैं उसे खाना देने गई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके पास सीढ़ियों पर बैठते हुए पूछा, बहन एक बात तो बताओ,
इस पूरे मोहल्ले में इतने सारे घर हैं, इतने अमीर लोग रहते हैं, लेकिन तुम हर रोज घूम फिर कर मेरे ही दरवाजे पर आकर क्यों बैठ जाती हो? मैं तो खुद एक गरीब आदमी की पत्नी हूँ, मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने रोटी का निवाला तोड़ा और बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। बेटी, पेट की भूख तो कोई भी मिटा देता है, पर दिल की वीरानी हर कोई दूर नहीं करता। तुम्हारे दरवाजे पर मुझे जो इज्जत और अपनापन मिलता है ना, वो बड़े बड़े बंगलों में भी नहीं मिलता। तुम मुझे भिखारिन नहीं, इंसान समझती हो। बस इसीलिए मेरे कदम खुद ब खुद यहाँ खिंचे चले आते हैं। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया जो मुझे कई दिनों से खटक रहा था। लेकिन बहन, एक अजीब बात है, तुम हमेशा तभी क्यों आती हो जब मेरे पति ऑफिस जा चुके होते हैं? कभी शाम को क्यों नहीं आती? मेरे पति भी बहुत नेक दिल हैं, वो भी तुम्हारी मदद करके खुश होंगे। मेरे सवाल पर वो एक लम्हे के लिए घबरा गई। उसने नजरें चुराकर इधर उधर देखा और फिर अपनी चादर को ठीक करते हुए बोली, नहीं बेटी, मैं मर्दों के सामने हाथ नहीं फैलाती हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है। तुमसे मुझे कुछ भी मांगने में झिझक नहीं होती, लेकिन मर्दों का क्या भरोसा, शायद कोई डांट दे या कोई डपट दे। औरत दूसरी औरत का दुख समझती है। उसका जवाब बिल्कुल ठीक था, इसीलिए मैंने और ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके जवाब के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे और कमजोरी भी महसूस हो रही थी। शायद घर के कामों और बच्चों की देखभाल में मैं अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रही थी। शाम को जब कार्तिक घर आए तो मुझे इस तरह निडाल देखकर परेशान हो गए। साक्षी, तुम्हारा रंग तो बिल्कुल हल्दी की तरह पीला हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने मेरा माथा छुआ तो वो तप रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। बस मुझे थोड़ी थकावट है कार्तिक, शायद बुखार है। नहीं, ये सिर्फ थकावट नहीं है, तुम्हें अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। कल ही चलते हैं, कार्तिक ने फैसले भरे अंदाज में कहा। लेकिन कल तो आपका ऑफिस है, छुट्टी कैसे मिलेगी? मैंने फिक्रमंद होकर पूछा। कार्तिक अपनी नौकरी को लेकर बहुत सतर्क रहते थे, खास तौर पर अपनी नई सख्त मिजाज मालकिन के डर से। कार्तिक ने सोचते हुए कहा, हाँ, छुट्टी की तो दिक्कत है। हमारी नई मैडम अदिति राणा उसूलों की बहुत पक्की हैं, लेकिन तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। ऐसा करो, कल तुम दोपहर में तैयार होकर मेरे ऑफिस आ जाना। मैं वहीं मैडम से बात करके एक शॉर्ट लीव ले लूंगा और फिर हम वहीं से हॉस्पिटल के लिए चले जाएंगे। तुम्हें अकेले आने में दिक्कत तो नहीं होगी ना? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं ऑटो करके आ जाऊंगी, आप फिक्र न करिए। अगली सुबह जब कार्तिक चले गए तो रोज की तरह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जानती थी कि वो भिखारिन ही होगी। मैं दरवाजे पर गई तो आज मेरी अपनी हालत भी खराब थी, इसलिए मैं ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। मैंने उसे जल्दी से खाना दिया और बोली, बहन, कल तुम मत आना। वो चौंक कर बोली, क्यों बेटी, सब ठीक तो है ना? मैंने दीवार का सहारा लेते हुए कहा, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं घर पर नहीं रहूंगी। हॉस्पिटल की बात सुनकर वो एकदम से चौंक कर बोली, तो तुम किसके साथ जा रही हो? तुम्हारा पति तो ऑफिस में होता है। मैंने फिर उसे बता दिया कि हाँ, मैं वहीं उनके ऑफिस जाऊंगी। उन्होंने कहा है कि वो अपनी मालकिन से छुट्टी लेकर मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। तुम प्रार्थना करना कि उनकी मालकिन छुट्टी दे दें, सुना है कि वो बड़ी ही स्ट्रिक्ट हैं। भिखारिन ने मेरी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर अजीब से लहजे में बोली, फिक्र ना करो बेटी, भगवान सब ठीक करेगा। वो मालकिन भी तो इंसान ही होगी, छुट्टी दे ही देगी, तुम आराम करो। ये कहकर वो चली गई। मुझे उस वक्त उसके अंदाज में छुपे यकीन का कोई भी अंदाजा नहीं हुआ। मैंने दरवाजा बंद किया और हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार और हैरान कर देने वाला दिन बनने वाला है। अगली दोपहर में तैयार होकर कार्तिक के ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर ट्रैफिक का शोर मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्यालों का तूफान खड़ा कर रहा था। एक तरफ मेरी बिगड़ी हुई तबीयत थी और दूसरी तरफ कार्तिक की नौकरी का डर। वो अक्सर घर में जिक्र करते थे कि उनकी नई मालकिन अदिति राणा काम के मामले में बहुत ज्यादा सख्त मिजाज है और काम को लेकर जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती। जब मैं कार्तिक की ऑफिस की बिल्डिंग के सामने पहुंची तो एक लम्हे के लिए रुक गई। वो शीशे से बनी हुई काली शान वाली बिल्डिंग थी।
मैंने अपने साधारण से कपड़ों और चप्पलों को देखा और फिर सामने खड़े गार्ड की ड्रेस पहने आदमी को। उसे देखकर एक अजीब सा कमतर होने का एहसास मेरे अंदर जागा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गई। जी मैडम, आपको किससे मिलना है? रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूछा। मैं कार्तिक जी से मिलने आई हूँ। वो अकाउंट डिपार्टमेंट संभालते हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैंने धीमी आवाज में कहा। उसने एक फोन घुमाया और फिर बोली, आप वहां सामने सोफे पर बैठ जाइए, वो अभी आ रहे हैं। मैं वहां बैठ तो गई, लेकिन एयर कंडीशन हॉल की ठंडक के बावजूद मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। कुछ मिनट बाद कार्तिक तेजी से चलते हुए मेरी तरफ आए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। साक्षी, तुम आ गई, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? वो मेरे पास बैठकर धीरे से बोले। तबीयत तो वैसी ही है, बस चक्कर आ रहे हैं। आपने छुट्टी की बात कर ली है? मैंने उम्मीद भरी नजर से उनकी तरफ देखा। कार्तिक ने बेचारगी से सिर हिलाया। अभी तो मौका ही नहीं मिला। आज मैडम सुबह से बहुत गुस्से में हैं। किसी पुराने प्रोजेक्ट की फाइल खो गई थी, उसी पर सबकी क्लास ले रही हैं। अभी अभी कैबिन में गई हैं। डर रहा हूँ कि कहीं छुट्टी सुनकर और भड़क न जाएं। तो अब क्या करेंगे? हम वापस चले जाएं? ये सुनते ही मैं घबरा गई। अरे नहीं नहीं, कार्तिक ने मेरा हाथ थपथपाया। तुम इतनी दूर से आई हो और हालात भी खराब हैं। मैं अभी अंदर जाकर बात करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा डांट दे देंगी, लेकिन तुम्हारी सेहत जरूरी है। भगवान बाकी सब देख लेगा। अभी हम बात कर ही रहे थे कि तभी एक चपरासी हमारे पास आकर बोला, कार्तिक साहब, मैडम आपको बुला रही हैं। ये सुनते ही कार्तिक का रंग सफेद पड़ गया। लो, मेरा बुलावा आ गया। शायद उन्हें पता चल गया है कि मैं सीट पर नहीं हूँ। उन्होंने घबराकर मेरी तरफ देखा। आप जाइए, मैं यहीं आपका इंतजार करती हूँ, मैंने कहा। तभी चपरासी बोला, नहीं, मैडम ने कहा है कि आपके साथ जो औरत आई है उसे भी अंदर लेकर आइए। मुझे? मैंने हैरत से मैं खड़ी हो गई। लेकिन मेरा वहां क्या काम है? ये सुनकर कार्तिक भी परेशान हो गए। अरे भाई, तुमने मैडम को बताया क्यों नहीं कि मेरी पत्नी बीमार है? कार्तिक ने चपरासी से कहा। वो बोला, सर, मैंने बताया था, तभी तो उन्होंने बुलाया है। आप लोग जल्दी चलिए, वो इंतजार कर रही हैं। कार्तिक ने गहरी सांस ली और मुझे इशारा किया। चलो साक्षी, बुलाया है तो जाना पड़ेगा। वहां बस चुप रहना, कोई बात मत करना। वो बहुत रौबदार महिला हैं। हम दोनों चपरासी के पीछे पीछे चल पड़े। बड़े हॉल से गुजरते हुए मुझे सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। सब लोग सर झुकाकर काम में लगे थे, जैसे कोई बहुत बड़ी आफत उनके सिर पर मंडरा रही हो। ये माहौल देखकर मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। कार्तिक ठीक कहते थे कि मालकिन बहुत सख्त है। चपरासी हमें एक बड़े शीशे के दरवाजे तक लाया, दस्तक दी और फिर दरवाजा खोलकर अंदर जाने का इशारा किया। अंदर से एक रौबदार आवाज आई। हम डरते डरते कैबिन में दाखिल हुए। वो बहुत बड़ा और खूबसूरत ऑफिस था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स लगी थीं और सामने एक बड़ी टेबल के पीछे ऊंची घूमने वाली कुर्सी थी, जिसकी पीठ हमारी तरफ थी। कार्तिक ने आगे बढ़कर धीमी आवाज में गुड आफ्टरनून मैडम कहा। कुर्सी धीरे से घूमी। सामने एक बहुत ही अट्रैक्टिव औरत बैठी थी, जिनके चेहरे पर सख्ती और आंखों में अजीब चमक थी। महंगे कपड़ों में उनकी पर्सनैलिटी बहुत रौबदार लग रही थी। उन्होंने कार्तिक के अभिवादन का जवाब देने की बजाय सीधे मेरी तरफ देखा। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर जम गईं। कार्तिक जल्दी से बोले, मैडम, ये मेरी पत्नी है। दरअसल इनकी तबीयत खराब थी तो मैं इन्हें अस्पताल ले जाने के लिए। मैं जानती हूँ। मालकिन ने कार्तिक की बात बीच में ही काट दी। उनकी आवाज में अजीब सी खनक थी। आप दोनों बैठिए। उनका लहजा कठोर नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी नरमी थी, जिसने मुझे चौंका दिया। मैंने ध्यान से उनके चेहरे को देखा। नैन नक्श, आंखें, कुछ तो था जो जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन इस शान शौकत और मेकअप के पीछे मैं कुछ भी पहचान नहीं पा रही थी। तुमने मुझे पहचाना नहीं साक्षी? अचानक वो मुस्कुराकर बोली। मैं हड़बड़ा गई। मैडम, नहीं, मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। कार्तिक कभी मुझे तो कभी अपनी मालकिन को देखकर हैरान थे। मालकिन कुर्सी से टेक लगाकर मुझे देखने लगी। ध्यान से देखो, शायद याद आ जाए, कोई ऐसा जिसे तुम हर रोज अपने दरवाजे पर देखती हो। ये सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ।
दरवाजे पर खड़ी वो बैसाखी वाली मैली कुचैली चादर ओढ़े लाचार भिखारिन। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? ये सामने बैठी औरत तो शहर की सबसे अमीर बिजनेस वुमेन्स में से एक थी, और वो भिखारिन। मेरे गले में शब्द अटक गए। आप, लेकिन आप। मैं पथराई आंखों से उन्हें देखती रह गई। मन में एक के बाद एक सवाल उमड़ रहे थे। चेहरा, आवाज, आंखें, सब वही। फिर भी दिमाग यकीन करने को तैयार नहीं था। कहाँ पर वो टूटी हुई चप्पल और मैली कुचेली चादर वाली लाचार औरत, और कहाँ ये करोड़ों के बिजनेस की मालकिन, कीमती कपड़े पहने हुए कॉन्फिडेंस से भरी हुई महिला। मेरे होंठ कांपने लगे थे। आपकी आंखें, आपकी आवाज, ये बिल्कुल उसी बहन जैसी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो बेचारी लाचार थी। मेरी बात सुनकर कार्तिक बुरी तरह बौखला गए। उन्हें लगा शायद बीमारी की वजह से मेरे दिमाग का संतुलन बिगड़ रहा है, या मैं उनकी मैडम की बेइज्जती कर रही हूँ। कार्तिक ने तुरंत मेरा बाजू पकड़कर झंझोड़ा और दबी हुई लेकिन सख्त आवाज में बोले, साक्षी, होश में आओ। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? ये मैडम अदिति राणा है, हमारी बॉस। तुम किसी भिखारिन से उनकी तुलना कर रही हो? भगवान के लिए चुप हो जाओ, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। और फिर वे तुरंत अपनी मैडम की तरफ मुड़े। मैडम प्लीज, इसे माफ कर दीजिए। ये बहुत बीमार है और शायद बुखार इसके सर पर चढ़ गया है, इसीलिए इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अदिति राणा के चेहरे पर गुस्से की जगह एक धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने हाथ के इशारे से कार्तिक को खामोश रहने के लिए कहा। फिर वो अपनी कुर्सी से उठी। मैं और कार्तिक सांस रोके उन्हें देख रहे थे। वे टेबल के पीछे से निकलकर हमारे सामने आईं। उनके चलने में कोई भी लंगड़ाहट नहीं थी। वो बिल्कुल सीधी और आत्मविश्वास से भरी चाल के साथ चल रही थी। वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुकी और अचानक उनका लहजा बदल गया। वही टूटा हुआ, दर्द भरा, घबराया हुआ लहजा जो मैं हर रोज सुनती थी। बेटी, पेट की भूख तो कोई भी मिटा देता है, पर दिल की भूख हर कोई दूर नहीं करता। तेरे दरवाजे पर मुझे जो इज्जत और अपनापन मिलता है, वो तो बड़े बड़े बंगलों में भी नहीं मिलता। ये शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। ये वही जुमले थे जो उन्होंने कल ही मेरे घर की सीढ़ियों पर बैठकर मुझसे कहे थे। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। कार्तिक का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। वो कभी मुझे देख रहे थे, कभी अपनी मालकिन को। मैंने अविश्वास में कहा, तो वो फिर आप ही थीं? लेकिन आखिर क्यों? आप तो इतनी अमीर हैं, आपको क्या जरूरत थी इस रूप में आने की? और वो लंगड़ापन? अदिति राणा मुस्कुराई और वापस अपने असली व्यक्तित्व में आकर बोली, हाँ साक्षी, वो मैं ही थी। हैरान हो रही हो कि मैं कोई भिखारिन नहीं हूँ? मेरा पति भी तब हैरान रह गया था जब मैंने ये फैसला किया था। कार्तिक ने हकलाते हुए पूछा, मैडम, आप हमारे घर भिखारिन के रूप में? लेकिन ये सब क्या है? क्या हमसे कोई गलती हो गई है, या ये कोई जांच पड़ताल थी? कार्तिक के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कंपनी की मालकिन को इस तरह भेस बदलकर उनके गरीब घर में चक्कर लगाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। अदिति राणा ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए संजीदगी से कहा, कार्तिक साहब, घबराइए मत। ये कोई पुलिस की जांच नहीं थी और ना ही आपने कोई अपराध किया है। ये तो एक हकीकत की तलाश थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, कैसी हकीकत मैडम? और सिर्फ हमारा घर ही क्यों चुना आपने? आपने झूठ क्यों बोला कि आप लंगड़ी हैं, लाचार हैं? मैं तो आपकी मदद करके खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी, लेकिन अब लग रहा है जैसे मेरी भावनाओं के साथ खेल खेला गया हो। मेरी आवाज में दुख और शिकायत दोनों थे। अदिति राणा ने मेरी आंखों में देखा और नरमी से बोली, तुम्हारी शिकायत बिल्कुल सही है साक्षी। मुझे पता था जब सच सामने आएगा तो तुम्हें दुख होगा। मैं ना लंगड़ी हूँ, ना लाचार और ना ही मजबूर। मैं तो इस बड़े बिजनेस की इकलौती वारिस हूँ। भगवान ने मुझे हर खुशी दी है सिवाय औलाद के। क्या आप बे औलाद हैं? मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा। हाँ, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मेरी कोई औलाद नहीं, और मेरे पापा ने मरते समय मुझे एक अजीब सी वसीयत सौंपी थी। एक ऐसा काम जिसकी वजह से मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ा, और इस वसीयत के केंद्र में तुम्हारा पति और तुम दोनों थे। कार्तिक बेचैनी से हिले, लेकिन मैडम, मैं तो एक मामूली अकाउंटेंट हूँ। आपके पिता तो मुझे जानते भी नहीं थे। हाँ, वो तुम्हें नहीं जानते थे,
अदिति बोली, लेकिन इंसान की फितरत को बहुत अच्छे से पहचानते थे। अदिति राणा आगे झुककर बोली, कई दिनों से मैं तुम्हारे पति के प्रमोशन के बारे में सोच रही थी। उन्हें मैनेजर बनाना लगभग तय था, लेकिन कुर्सी देने से पहले मुझे कुछ देखना था, कुछ परखना था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। प्रमोशन, मैनेजर, ये हमारा सपना था, लेकिन उसका इस सारे खेल से क्या रिश्ता? मैंने घबराहट में पूछा, क्या परखना था मैडम? क्या कार्तिक अपने काम में अच्छे नहीं? अदिति ने टेबल पर रखे एक पेपर बेड को घुमाते हुए कहा, काम में तो माहिर हैं, ऑफिस की हद तक ये बिल्कुल खरे उतरते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन मेरे पापा का उसूल सिर्फ काम तक सीमित नहीं था, वो कुछ और चाहते थे, और वही देखने के लिए मैं तुम्हारे घर तक पहुंची। उनकी बात से पूरा ऑफिस खामोश हो गया। दीवार पर लगी बड़ी घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह सुनाई देने लगी। अदिति राणा उठी, कांच वाली बड़ी दीवार के पास जाकर बोली, शायद तुम्हें लग रहा होगा कि ये कोई मजाक है। तुम दोनों सोच रहे होगे कि एक करोड़पति बिजनेस वुमन को क्या जरूरत थी फटे पुराने कपड़े पहनकर, धूल मिट्टी में लिपटकर गलियों में भीख मांगने की। मैंने हिम्मत करके कहा, सच कहूं मैडम, मेरा दिमाग सुन्न है। ये मानना मुश्किल है कि वो बीमार सी औरत आप थीं। अदिति की आंखों में हल्की सी चमक आई। वो वापस अपनी टेबल पर आई और बोली, कोई शौक नहीं था साक्षी, और ना ही कोई ड्रामा। ये एक मिशन था, एक वादा जो मैंने अपने मरते हुए पिता से किया था। कार्तिक ने धीरे से पूछा, कैसा वादा मैडम? अदिति ने गहरी सांस ली और बोली, मेरे पापा सेठ केशव राणा पैदाइशी अमीर नहीं थे, वो मजदूर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा फुटपाथ पर सोकर और भूख सहकर बिताया था। वो वक्त देखा था जब लोग सिर्फ कपड़ों की वजह से उन्हें दुत्कार देते थे। जब वो भूख से बेहाल होकर किसी दरवाजे पर रोटी मांगते तो लोग उन पर कुत्ते छोड़ देते। उनकी आवाज में दर्द था, ऐसा दर्द कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेहनत और नसीब ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन वो अपनी असलियत कभी नहीं भूले। मरते वक्त उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और एक वसीयत की। उन्होंने कहा कि बेटी, मेरा कारोबार संभाल लेना, लेकिन मेरे उसूलों को कभी मत छोड़ना। और उनका सबसे बड़ा उसूल ये था कि बड़ा इंसान वो नहीं जो बड़ी कुर्सी पर बैठे, बल्कि वो है जो झुककर किसी गिरे हुए को उठा ले। वो कुछ लम्हों के लिए रुकी, फिर कार्तिक की आंखों में आंखें डालकर बोली, कार्तिक, मैं पिछले 6 महीने से कंपनी के लिए एक नए ब्रांच मैनेजर की तलाश में थी। एक ऐसा पद जिसके हाथ में ना सिर्फ कंपनी के करोड़ों रुपए होते हैं, बल्कि वो चैरिटी फंड भी देखता है जो हम हर महीने गरीबों और विधवाओं में बांटते हैं। कार्तिक ने हैरत से कहा, चैरिटी फंड? मैडम, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो मैं जानकारी इसलिए नहीं थी क्योंकि ये फंड सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होता है। अदिति राणा ने सफाई दी, मेरे पिता का उसूल था कि इस फंड का इंचार्ज सिर्फ वही बनेगा जो ईमानदार होने के साथ साथ इंसान भी हो। मैंने पहले एक मैनेजर रखा था, वो काम में बहुत तेज था, लेकिन बाद में पता चला कि वो नाजायज तरीके से फंड का पैसा खा रहा था, क्योंकि उसके दिल में रहम नहीं था। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं चेहरा देखकर नहीं बल्कि ज़मीर देखकर पोस्ट दूंगी। अब बात की कड़ियां मिल रही थीं। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अदिति राणा ने बात जारी रखी, कई दिनों से मैं तुम्हारे पति के प्रमोशन के बारे में सोच रही थी। कार्तिक अपने काम में बेहतरीन है, उसकी फाइलें भी बेहतरीन हैं, कभी भी 1 रुपए की भी हेराफेरी नहीं हुई है। ऑफिस की मुश्किलों में भी ये 100% कामयाब रहा है, लेकिन मुझे डर था कि कहीं ये भी पुराने मैनेजर जैसा ना हो जाए। मुझे ये देखना था कि जब कोई इसके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है तो इसका क्या व्यवहार होता है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे घर आई। मैंने दबी आवाज में पूछा, हाँ? उन्होंने सिर हिलाया। मैं सिर्फ तुम्हारे घर नहीं आई साक्षी, मैं तुम्हारे मोहल्ले के 4 और घरों का भी दरवाजा खटखटाया था। ये बात मैं नहीं जानती थी। मैंने चौंक कर पूछा, दूसरे घर? अदिति के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। हाँ, तुम्हारे बिल्कुल साथ वाला घर जो 2 मंजिला पक्का बना है। मैं वहां गई थी। मैंने वहां गुहार लगाई। वो औरत बाहर निकली, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर इतने बुरे तरीके से डांटा कि मेरा कलेजा कांप गया। वो कहने लगी, इतनी हट्टी कट्टी हो, काम क्यों नहीं करती? रोज मुंह उठाकर यहाँ आ जाती हो, जबकि मैं लंगड़ाकर चलने का नाटक कर रही थी। उन्होंने मुझे धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं खामोश रही। उनका व्यवहार वाकई बहुत सख्त था।
ये मैं जानती थी। फिर मैं उससे अगले घर गई। वहां मुझे बासी रोटी का एक टुकड़ा मिला जो शायद कुत्ते भी नहीं खाते, और वो भी ऐसे एहसान के साथ जैसे मुझ पर दुनिया की सारी दौलत लुटा दी हो। अदिति राणा की आंखों में नमी थी। मैं मायूस हो चुकी थी। सोच रही थी कि क्या दुनिया से इंसानियत खत्म हो चुकी है? क्या मेरे पापा का सपना अधूरा रह जाएगा? फिर मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई। अब उनके अंदाज में नरमी और अपनापन था। तुम्हारा घर छोटा था, दरवाजा पुराना था। मुझे लगा यहाँ से भी दुत्कार मिलेगी या शायद कुछ भी नहीं। लेकिन जब तुम बाहर आई साक्षी, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। तुम्हारी हालत बता रही थी कि तुम बीमार हो और तंगी से जूझ रही हो। मैंने पानी मांगा, तुमने शरबत बनाकर दिया। मैंने रोटी मांगी, तुमने अपने हिस्से का ताजा खाना गर्म करके दिया। कार्तिक ने शर्म से सर झुका लिया। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं साक्षी को अक्सर डांटता रहता था कि वो क्यों इतना लुटा देती है। हमारा अपना गुजारा भी मुश्किल से होता है। मुझे नहीं पता था कि वो आप थीं। अदिति ने नरमी से कहा। जब मैं दरवाजे पर बैठकर खा रही थी तो अंदर से तुम्हारी आवाज आती थी, साक्षी तुम फिर शुरू हो गई। खुद खाने को नहीं है और भिखारिन को दे रही हो। सच कहूं कार्तिक, उस वक्त मुझे लगता था कि तुम फेल हो जाओगे। मुझे लगता था कि तुम कंजूस और पत्थर दिल इंसान हो जो अपनी पत्नी की भलाई के रास्ते की रुकावट हो। कार्तिक का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें लगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर मैं साक्षी का जवाब सुनती थी। अदिति ने मेरी ओर देखकर कहा, उसने तुमसे कहा था कार्तिक, भगवान देता है तो हम देते हैं। जिस दिन वो देना बंद कर देगा, हम भी बंद कर देंगे। ये बहन हमें दुआ देगी तो हमारी मुश्किलें आसान होंगी। साक्षी की इस बात और उसके व्यवहार ने मुझे रोक लिया। मैं रोज आती रही, सिर्फ ये देखने कि क्या ये जज्बा समय के साथ बदलता है या नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरे पास आटे की आखिरी मुट्ठी थी और बहन ने आवाज लगाई थी। मैंने आधी रोटी खुद खाई थी और आधी उसे दे दी थी। मैंने मासूमियत से पूछा, मैडम आप तो खुद इतनी अमीर हैं, आपको मेरी वो सूखी रोटी कैसी लगी होगी? अदिति ने भावुक होकर कहा, साक्षी यकीन मानो, वो 5 स्टार होटल के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट थी, क्योंकि उसमें सच्चाई का नमक था, प्यार था। तुमने मुझे वो इज्जत दी जो एक इंसान को चाहिए। तुमने मुझे गंदे कपड़ों की वजह से कभी घृणा की नजर से नहीं देखा। तुमने मुझे कुर्सी दी बैठने के लिए। फिर वो कार्तिक की तरफ मुड़ी। कार्तिक, मैं ये देखना चाहती थी कि तुम गरीबों की मदद कहाँ तक करते हो। क्या तुम इस प्रमोशन के हकदार हो या नहीं? मैं अपने पापा से किया हुआ वादा निभा रही थी। अगर हम ही ईमानदार नहीं होंगे तो ना हम मुनाफा कमा पाएंगे और ना ही गरीबों तक उनका हक पहुंचा पाएंगे। लेकिन सच में तुम्हारी पत्नी ने साबित किया है कि दुनिया से अच्छे लोग खत्म नहीं हुए हैं। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने धीमी आवाज में पूछा, क्या आप मुझे आजमा रही थी? वो बोली, बस यही समझ लो। लेकिन एक बात तय हो गई कि तुम लोग इस प्रमोशन के हकदार हो। बल्कि मैं कहूंगी कि साक्षी की वजह से कार्तिक तुम असली हकदार बने हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए बहुत लकी है। उसकी नीयत ने तुम्हारा प्रमोशन पक्का कर दिया है। कार्तिक ने मेरी ओर देखा। पहली बार उनकी नजरों में शिकायत की जगह शुक्रगुजारी थी। उन्हें समझ आ गया था कि जिसे वो फिजूल खर्ची समझते थे वही उनके भविष्य का निवेश था। अदिति राणा ने दराज खोली और एक क्रीम कलर का एक बड़ा सा एनवेलप निकाला। कमरे में फिर खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी सुकून से भरी थी। ये लो कार्तिक। उन्होंने एनवेलप और कुछ कागजात उनकी तरफ बढ़ाए। ये सब कागज के टुकड़े नहीं, ये तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी पत्नी की कुर्बानियों का फल है। कार्तिक ने कांपते हाथों से एनवेलप लिया। उस वक्त उनके हाथ में सिर्फ कागज नहीं बल्कि हमारी बदलती किस्मत थी। अदिति ने जारी रखा, मैं जानती हूँ कि जितनी सैलरी तुम्हें मिलती है उसमें घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है और तुम्हारी पत्नी गरीबों में भी दान कर देती है। इसीलिए इस एनवेलप में वो सब कुछ है जो तुम्हारी परेशानी खत्म कर देगा। मैं सवालिया नजरों से देख रही थी कि आखिर इसमें क्या है। 2 महीने की एडवांस सैलरी और ये हेल्थ कार्ड जिसमें तुम्हारी पूरी फैमिली का फ्री इलाज लिखा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मैं अचानक पूछ बैठी, ये सब आप क्यों कर रही हैं? मैंने तो बस इंसान होने का फर्ज अदा किया। वो मेरी बात काटकर मुस्कुराई। इसीलिए तो आप इस इनाम के काबिल हैं। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिसमें इंसानियत बची है।
आपने बिना किसी लालच के मदद की, यही आपकी जीत है। दरवाजे से बाहर निकलते हुए मैंने एक बार फिर उनकी तरफ मुड़कर देखा। वो अपनी कुर्सी पर वापस बैठ चुकी थीं, एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ। तभी वो बोली, उनके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। हमेशा याद रखना साक्षी, भगवान इंसान को कभी उसके पैसों से नहीं परखता, बल्कि दिल से परखता है। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कभी कभी हमारी मुश्किलें इंसानों के रूप में भी आती हैं और अच्छा व्यवहार हमारी जिंदगी बदल देता है। ऑफिस की ऊंची बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए शाम के साए गहरे हो चुके थे, मगर मेरे और कार्तिक के लिए जैसे जिंदगी का सवेरा हो रहा था। वो लिफाफा जो कार्तिक के हाथ में था, सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े नहीं थे, बल्कि हमारी इज्जत, सुकून और भविष्य की जमानत थे। ठंडी हवा के झोंके हमारे चेहरों को छू रहे थे, लेकिन जो ठंडक आज मेरे दिल में थी, उसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था। पार्किंग में पहुंचकर कार्तिक रुके। उन्होंने बाइक की चाबी निकालने की बजाय एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। सड़क की पीली रोशनियों में मैंने उनकी आंखों में नमी देखी। वो शख्स जो हमेशा परेशानी और झुंझलाहट का शिकार रहता था, आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा मलाल और सुकून दोनों मौजूद थे। साक्षी, कार्तिक की आवाज भरी थी। मुझे माफ कर दो। मैं चौंक गई। यह आप क्या कह रहे हैं कार्तिक? वो नजरें झुकाकर बोले, मैं हमेशा तुम्हें रोकता रहता था। जब तुम उस विकलांग औरत को खाना दे देती थी, मैं तुम्हें ताना देता था। मैं समझता था हम गरीब हैं, हम किसी की मदद के काबिल नहीं हैं। मैं डरता था कि अगर हमने किसी को दे दिया तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि देने से कमी नहीं होती। अगर आज तुम उस औरत की मदद ना करती तो शायद हम इस परीक्षा में फेल हो जाते। ये नौकरी, ये पोस्ट, ये इज्जत, ये सब कुछ तुम्हारी उस फिजूल खर्ची की देन है जिसे मैं रोकना चाहता था। मैंने मुस्कुराकर उनके हाथ पर हाथ रखा। कार्तिक, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, दिलों की हालत तो भगवान जानता है। अदिति राणा ने ठीक कहा था, वो हमें आजमा रही थी, लेकिन असल में वो भगवान की तरफ से भेजी गई एक परीक्षा थी। वो देखना चाहता था कि हम तंगी में भी इंसानियत का फर्ज निभाते हैं या नहीं। हम बाइक पर बैठकर हॉस्पिटल की तरफ गए और फिर वहां से दवा लेकर घर को रवाना हुए। रास्ते में मैंने देखा कि शहर वही था, सड़कें वही थीं, लेकिन नजर बदल चुकी थी। जिन दुकानों को देखकर पहले हसरत होती थी, आज वे बेईमानी लग रही थी। मुझे एहसास हुआ कि असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो सुकून है जो किसी के काम आने से मिलता है। जब हम अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे तो मेरी नजर उस कोने पर पड़ी जहां वो बहन रोज बैठा करती थी। वो जगह आज खाली थी, वहां कोई भी औरत नहीं थी, लेकिन उस खाली जगह ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। हवा के झोंके के साथ मुझे अदिति राणा के वो आखिरी शब्द दोबारा सुनाई दिए जो उन्होंने मेरे जाते समय कहे थे। वो शब्द मेरे दिल और दिमाग पर उकेर चुके थे। मैंने दरवाजे की चौखट को छुआ और आसमान की तरफ देखकर भगवान का धन्यवाद किया। मैं सोच रही थी कि हम इंसान कितने नादान हैं। हम चेहरों को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कई बार भगवान अपने खास बंदों को, हमारी किस्मत को किसी खास रूप में लपेट कर भेजता है। उस दिन उस खाली कोने को देखकर और अपने पति के सुकून भरे चेहरे को देखकर मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत समझ आ गई। अदिति के वो शब्द मेरी आत्मा में उतर गए। हमेशा याद रखना, भगवान इंसान को कभी उसके पैसों से नहीं परखता, दिल से परखता है। भलाई कभी भी बेकार नहीं जाती, बल्कि वो घूमकर कई गुना बढ़कर वापस हम तक जरूर आती है। और यही कारण है कि हमें कभी भी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही हमारे पास कितना ही कम पैसा क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।